दोस्तों, एक सीन इमेजिन कीजिए। साल है 1899, जापान। एक ट्रेन स्टेशन है, सर्दी का मौसम है। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 9 साल का, अकेले खड़ा है। उसके पास कोई बैग नहीं है, उसके पास कोई टिकट नहीं है, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो अपनी माँ को अलविदा कह रहा है। उसकी माँ रो रही है। वो जानती है कि वो शायद अपने बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके पिता ने जुआरी यानी गैम्बलिंग में सब कुछ हरा दिया है। घर बिक गया है, जमीन बिक गई है। अब इस 9 साल के बच्चे को एक बड़े शहर ओसाका में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी ताकि उसका परिवार भूखा ना मरे। सोचिए, 9 साल की उम्र, जब हम और आप स्कूल जाते थे, खेलते थे, ये बच्चा ट्रेन में बैठकर अनजान लोगों के बीच अपनी बचपन की मौत का शोक मना रहा था। ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था। आगे चलकर ये बच्चा सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाएगा। ये बच्चा जापान को राख से उठाएगा। ये बच्चा बिजनेस का मतलब बदल देगा। ये बच्चा सोनी को हराएगा और ये बच्चा दुनिया को एक ऐसा आइडिया देगा जो आज भी एप्पल, गूगल और टेस्ला यूज करते हैं। इस बच्चे का नाम था कोनोसुके मात्सुशिता, फाउंडर ऑफ पैनासोनिक। दुनिया में लोग बिजनेसमैन बनते हैं पैसे के लिए, लेकिन मात्सुशिता बिजनेसमैन बने थे सर्वाइवल के लिए। उनकी कहानी एक ट्रेजेडी है, एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन उस हॉरर स्टोरी के एंड में एक ऐसी रोशनी यानी लाइट है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो अगले 1 घंटे में आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द कर्स ऑफ द मात्सुशिता फैमिली। कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म 1894 में हुआ था। शुरुआत में उनकी फैमिली वेल ऑफ थी। उनके पिता के पास जमीन थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनके पिता ने स्पेक्युलेशन यानी सट्टा में पैसा लगाया और सब कुछ हार गए। रातों रात वो अमीर से भिखारी बन गए। लेकिन दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मौत, डेथ। मात्सुशिता फैमिली पर मानो कोई श्राप लगा हुआ था। कोनोसुके के 8 भाई बहन थे। जब वो छोटे थे, उनके एक भाई की डेथ हुई, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। एक बीमारी फैली थी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। उस जमाने में टीबी का कोई इलाज नहीं था, वो मौत की सजा थी। जब कोनोसुके 20 साल के हुए, तब तक उनके सारे भाई, सारी बहनें और उनके माता पिता सबकी डेथ हो चुकी थी। वो दुनिया में अकेले बचे थे, बिल्कुल अकेले। कोई फोन करने के लिए नहीं, कोई त्योहार मनाने के लिए नहीं। सोचिए उस मेंटल स्टेट को। आप 20 साल के हैं और आपने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा है। लोग पूछते हैं कि मात्सुशिता इतने सक्सेसफुल कैसे बने। जवाब सिंपल है, उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था कि उन्हें फेलियर से डर लगना बंद हो गया था। उन्होंने सोचा, अगर मैं जिंदा हूं तो इसका कोई मकसद होगा। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी फैमिली का नाम जिंदा रहे। साइकोलॉजिकल इंसाइट। ट्रॉमा इंसान को तोड़ देता है या बना देता है। मात्सुशिता ने अपने ट्रॉमा को फ्यूल बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंपनी नहीं बनाएंगे, वो एक परिवार बनाएंगे। इसीलिए पैनासोनिक का कल्चर हमेशा फैमिली लाइक रहा। चैप्टर 2, द अप्रेंटिस ऑफ ओसाका, लर्निंग द आर्ट ऑफ सर्विस। वापस चलते हैं उस 9 साल के बच्चे के पास जो ओसाका पहुंचा था। उसे जॉब मिली एक हिबाची यानी कोल स्टोव की दुकान पर। उसका काम क्या था? दुकान की सफाई करना, मालिक के बच्चे को संभालना और हाथ गंदे करना। वहां उसने एक बहुत जरूरी लेसन सीखा। दुकान का मालिक अपने कस्टमर्स के सामने झुकता था। वो कस्टमर की हर छोटी बात का ध्यान रखता था। कोनोसुके ने सीखा, बिजनेस इज सर्विस। बिजनेस का मतलब पैसे कमाना नहीं है। बिजनेस का मतलब दूसरे की लाइफ आसान करना है। कुछ साल बाद वो दुकान बंद हो गई। कोनोसुके को नई जॉब मिली एक साइकिल रिपेयर शॉप में। यहां उन्हें मेटल का काम सिखाया गया, लेथ मशीन चलाना, हाथ काले करना। लेकिन कोनोसुके विजनरी थे। उन्होंने सड़क पर एक नई चीज देखी, ट्रैम कार्स। ये बिजली से चलती थीं। कोनोसुके ने सोचा, फ्यूचर साइकिल का नहीं है, फ्यूचर बिजली का है। उन्होंने साइकिल शॉप छोड़ दी। 15 साल की उम्र में वो ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में ज्वाइन हो गए। वो एक वायरिंग असिस्टेंट बने। दोस्तों, ये डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग था।
अगर वो साइकिल शॉप में रहते तो वो मैकेनिक बनते। उन्होंने ट्रेंड को पहचाना। लेसन, हमेशा देखो कि दुनिया किस तरफ जा रही है और वहां पहुंच जाओ इससे पहले कि बाकी लोग पहुंचें। ओसाका इलेक्ट्रिक में वो तेजी से प्रमोट हुए। वो इंस्पेक्टर बन गए। उनकी सैलरी अच्छी थी, लाइफ सेट थी। लेकिन जीनियस चैन से नहीं बैठता। चैप्टर 3, द सॉकेट एंड द रिस्क, फ्रॉम एम्प्लॉय टू फाउंडर। ओसाका इलेक्ट्रिक में काम करते हुए मात्सुशिता ने एक प्रॉब्लम देखी। उस जमाने में जापान के घरों में सिर्फ एक लाइट होल्डर होता था छत पर। अगर आपको लाइट जलानी है तो आप प्रेस नहीं कर सकते। अगर प्रेस करनी है तो लाइट बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉकेट एक ही था। मात्सुशिता ने दिमाग लगाया। उन्होंने एक अटैचमेंट प्लग डिजाइन किया, एक ऐसा प्लग जो होल्डर में लग जाता था और उसमें दो चीजें कनेक्ट हो सकती थीं, लाइट भी और आयरन भी। सिंपल आइडिया लेकिन रेवोल्यूशनरी। उन्होंने अपने बॉस को ये आइडिया दिखाया। बॉस ने कहा, बेकार है, ये फेल हो जाएगा, अपना काम करो। यहां पर मात्सुशिता ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उनकी तबीयत खराब रहती थी। उन्हें लगता था उन्हें भी टीबी है। उनके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 100 येन की सेविंग्स थी। लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी। साल था 1917। वो, उनकी वाइफ और उनका साला टोशियो इयुए, जो बाद में सैनियो कंपनी बनाएंगे, एक छोटे से कमरे में रहने लगे। वो कमरा इतना छोटा था कि वहीं फैक्ट्री थी, वहीं बेडरूम था, वहीं किचन था। उन्होंने प्लग बनाना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इंसुलेशन यानी सॉकेट का कवर बनाना नहीं आता था। उन्होंने पुराने बल्ब के टुकड़े उठाए, एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने सैंपल्स बनाए और मार्केट में गए। रिजल्ट, टोटल फेलियर। दुकानदारों ने कहा, यह बहुत कमजोर है, टूट जाएगा। कोई खरीदने को तैयार नहीं था। पैसे खत्म हो गए। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें अपनी वाइफ का किमोनो बेचना पड़ा ताकि वो चावल खरीद सकें। लोग कहने लगे, वापस जॉब कर लो, पागलपन छोड़ो। लेकिन मात्सुशिता ने कहा, एक कोशिश और। उन्होंने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया, उन्होंने मटेरियल चेंज किया और अचानक एक ऑर्डर आया, इलेक्ट्रिक फैंस के लिए इंसुलेटर प्लेट्स का। ये ऑर्डर उनका ब्रेक थ्रू था। यहां से जन्म हुआ मात्सुशिता इलेक्ट्रिक का, जो आज पैनासोनिक है। चैप्टर 4, द ग्रेट डिप्रेशन, द डिसीजन दैट चेंज्ड हिस्ट्री। अब हम आते हैं उस मूवमेंट पर जिसने मात्सुशिता को गॉड ऑफ मैनेजमेंट बनाया। 1929, दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया। अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। जापान की इकोनॉमी डूब गई। लोगों के पास पैसे नहीं थे, माल बिक नहीं रहा था। पैनासोनिक के गोदाम में स्टॉक भरा पड़ा था। हर कंपनी वही कर रही थी जो आजकल कंपनीज करती हैं, ले ऑफ्स, लोगों को निकालना, फैक्ट्री बंद करना। मात्सुशिता के मैनेजर्स ने कहा, सर, हमें आधे एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा वरने कंपनी बंद हो जाएगी। मात्सुशिता बीमार थे, वो बेड पर थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा, हम एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकालेंगे। मैनेजर्स हैरान रह गए, सर, पैसे कहाँ से आएंगे? मात्सुशिता ने कहा, हम प्रोडक्शन आधा कर देंगे, फैक्ट्री आधे दिन चलेगी, एम्प्लॉइज को फुल सैलरी मिलेगी। लेकिन बाकी आधे दिन हर एम्प्लॉय, चाहे वो इंजीनियर हो या क्लर्क, वो सड़क पर जाएगा और स्टॉक बेचने की कोशिश करेगा। ये डिसीजन पागलपन था, लेकिन हुआ क्या? जब फैक्ट्री वर्कर जिसने वो प्रोडक्ट बनाया था वो सड़क पर गया तो वो पैशन के साथ बेच पाया। कस्टमर ने देखा कि कंपनी अपने लोगों को नहीं निकाल रही तो उनका ट्रस्ट बढ़ गया। 2 महीने के अंदर सारा स्टॉक बिक गया, कंपनी बच गई। और उस दिन पैनासोनिक के एम्प्लॉयज ने कसम खाई कि ये बॉस हमारे लिए लड़ रहा है, हम इसके लिए मरेंगे। ये है लॉयल्टी। आजकल कंपनीज एम्प्लॉयज को रिसोर्स समझती हैं, मात्सुशिता उन्हें फैमिली समझते थे। इसीलिए पैनासोनिक अगले 50 साल तक अनस्टॉपेबल रही। लेसन, हार्ड टाइम्स में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो, जब गुड टाइम्स आएंगे तो वो लोग तुम्हें आसमान में पहुंचा देंगे। Chapter 5, The War and the Purge, Starting from Zero Again. वर्ल्ड वॉर 2, जापान ने पूरी दुनिया से जंग छेड़ी। मत्सुशिता की फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। उन्हें कहा गया कि वो लकड़ी के जहाज यानी वुडन प्लेन्स और प्रोपेलर्स बनाएं। मत्सुशिता ने मना नहीं किया या कर भी नहीं सकते थे। वॉर खत्म हुआ, जापान हार गया, हिरोशिमा और नागासाकी डिस्ट्रॉय हो गए। अमेरिका यानी जनरल मैकार्थर ने जापान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकन्स ने एक लिस्ट बनाई, ज़ैबात्सु लिस्ट। ये लिस्ट थी उन अमीर बिजनेसमैन की जिन्होंने वॉर में हेल्प की थी। उनकी वेल्थ सीज करनी थी और उन्हें बैन करना था। मत्सुशिता का नाम उस लिस्ट में था। उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। उन्हें कहा गया कि तुमने वॉर मशीन्स बनाई, तुम क्रिमिनल हो।
मत्सुशिता ने कहा, मैंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, मेरा मकसद लोगों की लाइफ बेटर करना है। इस वक्त कुछ चमत्कार हुआ। पैनासोनिक के हजारों एम्प्लॉइज जिन्होंने डिप्रेशन के टाइम पर मत्सुशिता की मदद देखी थी, वो सड़क पर आ गए। उन्होंने पिटिशन साइन किया, उन्होंने अमेरिकन जनरल के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा, मत्सुशिता क्रिमिनल नहीं है, वो हमारा फादर है। अगर आपने इन्हें हटाया तो हम काम नहीं करेंगे। 15,000 सिग्नेचर्स। जनरल मैकार्थर हैरान रह गए। एक कैपिटलिस्ट के लिए वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ था। मजबूरन अमेरिकन्स को मत्सुशिता का नाम लिस्ट से हटाना पड़ा। वो वापस आए। कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन उनके पास वो असेट था जो बैलेंस शीट में नहीं होता, ट्रस्ट। चैप्टर 6, द टैप वाटर फिलॉसफी, मिशन ऑफ अबंडेंस। वॉर के बाद जापान गरीब था, लोगों के पास बेसिक चीजें नहीं थीं। मत्सुशिता ने एक दिन सड़क पर एक आदमी को नल से पानी पीते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि पानी वैल्यूएबल है, लेकिन कोई भी पानी चोरी करने वाले को पकड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी अबंडेंट है, बहुत सारा है और सस्ता है। उन्होंने वहां अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फिलॉसफी दिया। द मिशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर इज टू मेक प्रोडक्ट्स एज अबंडेंट एंड चीप एज टैप वाटर। एक मैन्युफैक्चरर का काम है कि वो चीज़ों को इतना सस्ता और कॉमन कर दे कि गरीब से गरीब आदमी भी उसे खरीद सके। उन्होंने कहा, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, हम पॉवर्टी यानी गरीबी खत्म करने के लिए काम करेंगे। इस फिलॉसफी ने पैनासोनिक को ड्राइव किया। उन्होंने वॉशिंग मशीन्स बनाई, फ्रिजेस बनाए, टीवीज बनाए, उन्होंने प्राइसेस गिराए, उन्होंने मास प्रोडक्शन किया, उन्होंने जापान के हर घर में टेक्नोलॉजी पहुंचा दी। आज जब हम देखते हैं कि स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, ये मत्सुशिता की फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन। चैप्टर 7, द बैटल विद सोनी, VHS वर्सेस बीटामैक्स। ये बिजनेस हिस्ट्री की सबसे फेमस लड़ाई है। 1970s में वीडियो कैसेट्स का जमाना आया। 2 फॉर्मेट्स थे। सोनी यानी आकियो मोरिटा ने बनाया बीटामैक्स, पैनासोनिक यानी मत्सुशिता ने बनाया VHS। सोनी का बीटामैक्स टेक्निकली बेटर था, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, कैसेट छोटी थी, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग टाइम सिर्फ 1 घंटा था। आकियो मोरिता का मानना था, लोग टीवी शोज रिकॉर्ड करेंगे जो 1 घंटे के होते हैं। मत्सुशिता ने मार्केट को समझा। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ टीवी शोज नहीं, मूवीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मूवीज 2 घंटे की होती हैं और लोग फुटबॉल मैचेस रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो लंबे होते हैं। मत्सुशिता ने अपने इंजीनियर्स को कहा, क्वालिटी थोड़ी कम हो तो चलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग टाइम 4 घंटे होना चाहिए और प्राइस सस्ता होना चाहिए। सोनी एरोगेंट था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी किसी और कंपनी के साथ शेयर नहीं की। मत्सुशिता हम्बल थे। उन्होंने हिताची, शार्प, JVC सबको बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर VHS बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। रिजल्ट, VHS जीत गया, बीटामैक्स मर गया। मत्सुशिता ने सोनी को हरा दिया, नॉट बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी बट बिकॉज ऑफ बेटर एम्पैथी। उन्होंने कस्टमर को समझा, इंजीनियर को नहीं। चैप्टर 8, द डैम मैनेजमेंट फिलॉसफी। मत्सुशिता का एक और फेमस कॉन्सेप्ट है, डैम मैनेजमेंट। उन्होंने कहा, नदी में पानी कभी कम होता है, कभी ज्यादा, इसीलिए हम डैम बनाते हैं ताकि पानी को स्टोर कर सकें और जब सूखा पड़े तो यूज कर सकें। बिजनेस में भी ऐसा होना चाहिए। जब प्रॉफिट हो तो सारा खर्च मत करो, उसे डैम में स्टोर करो ताकि जब रिसेशन आए, जो कि आएगा ही, तो कंपनी डूबे नहीं। इसी फिलॉसफी की वजह से पैनासोनिक सालों तक बिना लॉस के चला। ये आज के स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है, जो फंडिंग आते ही पार्टी शुरू कर देते हैं। कैश रिजर्व्स आर योर ऑक्सीजन। चैप्टर 9, द 250 ईयर प्लान। 1932 में मत्सुशिता ने अपने एम्प्लॉइज को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने कंपनी का प्लान बनाया है। लोगों ने सोचा 5 साल का प्लान होगा या 10 साल का। मत्सुशिता ने कहा, यह प्लान 250 साल का है, 250 ईयर्स। उन्होंने कहा, मेरा मिशन एक जन्म में पूरा नहीं होगा, हमें 250 साल लगेंगे दुनिया से गरीबी हटाने में और हैप्पीनेस लाने में। हम 25-25 साल के 10 फेजेस में काम करेंगे। लोग हैरान थे, ये आदमी पागल है क्या? लेकिन ये पागलपन नहीं था, ये विजन था। वो जानते थे कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का मकसद यानी पर्पस जिंदा रहे। उन्होंने PHP इंस्टीट्यूट बनाया, पीस एंड हैप्पीनेस थ्रू प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, मत्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट। इस यूनिवर्सिटी का मकसद पॉलिटिशियंस बनाना था, जो जापान को सुधार सकें। जापान के कई प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से निकले हैं।
सोचिए, एक बल्ब बनाने वाला आदमी देश के लीडर्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक स्टेट्समैन थे। चैप्टर 10 कंक्लूजन, द गॉड हु स्वेप्ट द फ्लोर। तो दोस्तों, कोनोसुके मत्सुशिता की लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है? उन्होंने जीरो से शुरू किया, उन्होंने सब कुछ खोया, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका एक फेमस कोट है, आई वॉज लकी बिकॉज आई हैड 3 डिसएडवांटेजेस। आई वॉज पुअर, इसलिए मैंने पैसे की वैल्यू समझी। आई वॉज अनएजुकेटेड, इसलिए मैंने हर इंसान से सीखा। आई वॉज सिकली, यानी बीमार, इसलिए मैंने दूसरों पर ट्रस्ट करना और काम डेलीगेट करना सीखा। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया। एंड में एक स्टोरी सुनाता हूं। जब मत्सुशिता बहुत बूढ़े हो गए थे और जापान के सबसे अमीर आदमी थे, एक दिन वो अपनी फैक्ट्री विजिट करने गए। उन्होंने देखा कि टॉयलेट गंदा है। उन्होंने मैनेजर को डांटा नहीं, उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने चुपचाप झाड़ू उठाया और टॉयलेट साफ करने लगे। वर्कर्स ने देखा और रोने लगे। सबने मिलकर सफाई शुरू की। ये थे मत्सुशिता कोनोसुके। वो जानते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो मत्सुशिता को याद कीजिए। उनके पास सिर्फ 100 येन थे और एक जिद। आपके पास उससे कहीं ज्यादा है। अपना सॉकेट ढूंढिए, अपनी टैप वाटर फिलॉसफी बनाइए और याद रखिए, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बिजनेस एक साधना है। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।